हेलो। कैसे हो तुम सब? एकदम बढ़िया। देखो, अपना वादा मैंने पूरा किया है और पहला वीडियो अपने करियर का डालने जा रहा हूँ मैं। तो जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, मेरा नाम पीयूष त्रिपाठी है। मैं नाम बता देता हूँ अपना। मेरा नाम पीयूष त्रिपाठी है और ये आईसीएससी 10th का पहला वीडियो होगा। पहला चैप्टर नहीं होगा, पहला वीडियो होगा जहाँ पर हम सिलेबस को इंटरप्रेट करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है। बाकी मेरे बारे में और ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम बीतने दो, धीरे धीरे मैं अपनी अपने बारे में बातों को बताता रहूँगा। अभी शुरू करते हैं काम की बातें। तो जो भी मेरे बच्चे जुड़ गए हैं, आई होप कि सारे बच्चे जो जिनके लिए वीडियो बन रहा है, जिनसे मैंने वादा किया था, वो एटलीस्ट इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम जो है आज डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस कि 10th आईसीएसई में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। ठीक है। तो लिखते हैं, बाकायदा हेडिंग वगैरह लगाते हैं। 10th, एक मिनट। 10th आईसीएससी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 10th आईसीएससी के लिए, सीबीएसई के लिए नहीं है। जब मैं वीडियो बनाना होगा तो मैं डेडिकेटेड सीबीएसई के लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी ये वीडियो सिर्फ आईसीएससी के लिए है, तो जो भी सीबीएसई का बच्चा हो वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकता है। ठीक है। तो 10th आईसीएससी केमिस्ट्री। अभी करंटली मैंने सिर्फ केमिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और इसको तो मैं कंप्लीट करूंगा ही करूंगा अगर तुम लोग का साथ रहा तो। डिस्कस कर लेते हैं फटाफट कि केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और पूरे साल का रिदम क्या चलेगा, पूरे साल का पैटर्न क्या चलेगा, उसको डिस्कस करने हैं इस वीडियो में। ठीक है। तो देखो, केमिस्ट्री का बोर्ड का 80 मार्क्स का पेपर होगा। 80 मार्क्स आपका एग्ज़ाम होगा, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगा जो कि 80 नंबर का होगा। और जो आपका 20 मार्क्स होगा वो रहेगा इंटरनल। इंटरनल इसी को प्रैक्टिकल भी कह सकते हो कि स्कूल में जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, बेसिकली वो प्रैक्टिकल नहीं है, आपका खुद का बिहेवियर होता है। अगर आप अच्छे से रेस्पेक्ट करोगे टीचरों की तो, और अपने जो सीनियर्स हैं, सारी चीज़ें अगर तुम अच्छे से रखते हो तो तुमको ये नंबर पूरे मिल जाने हैं। तो 20 मार्क्स तुम्हारा कुल मिला के स्कूल देगा और बाकी बचा हुआ जो 80 नंबर है वो तुम एग्ज़ाम में खुद ले, 80 नंबर का तुम्हारा खुद का एग्ज़ाम होगा। उसमें तुम जितना ला सकते हो उतना लाओगे। ठीक है। तो ये हो गया। अब जो केमिस्ट्री है आपकी, केमिस्ट्री जो आपकी है, इस साल इसमें टोटल रहेंगे 12 चैप्टर्स। 12 चैप्टर्स। इसी को 10 भी मान सकते हो। कैसे मान सकते हो 10, वो अभी मैं धीरे धीरे इलेबरेट करूंगा कि कैसे 10 भी यही है और 12 भी यही है। समझाता हूँ धीरे धीरे। चलिए एक एक करके पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इस साल वो पढ़ेंगे पेरियोडिक क्लासिफिकेशन। पेरियोडिक क्लासिफिकेशन किताब में अलग नाम से होगा, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन करके, लेकिन पेरियोडिक क्लासिफिकेशन नाम से मैं इस चैप्टर को बुलाता हूँ। बेसिकली इस चैप्टर का जो हमारा कंटेक्स्ट होगा वो क्या पढ़ना होगा, थोड़ा थोड़ा मैं सारे चैप्टर के बारे में बताता जाऊंगा। बाकी डिटेल तो जाहिर सी बात है बाद में ही पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास बिल्कुल भी तुम फॉरवर्ड करके मत देखना, हर एक पॉइंट देखना, जिससे कि तुमको एक पूरा पैटर्न दिमाग में चलता रहे कि हाँ भाई अब इसके बाद ये होने वाला है, अब इसके बाद ये होने वाला है। जिससे कि देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में वो है क्लासिफिकेशन। दिमाग में जितना अच्छे से चीज़ों को क्लासीफाई कर करके सेट करते जाओगे उतने ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। तो बाद में रिवाइज कर करके याद नहीं कर सकते तुम। अभी से अगर क्लासीफाई कर लोगे तो बहुत ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है। दिमाग में बाकायदा चैप्टर वाइज फोल्डर बन जाएगा और वो पता रहेगा अगला चैप्टर कौन सा आने वाला है। तो जो सबसे पहला चैप्टर होगा पेरियोडिक क्लासिफिकेशन, बताता हूँ इसमें हमको क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग समझेंगे पेरियोडिक टेबल के बारे में। सबसे पहले तो उसमें हमें जानना है पेरियोडिक टेबल में क्या ग्रुप होता है, क्या पीरियड होता है। इसके साथ साथ एलिमेंट वगैरह में कैसे पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कैसे एक दूसरे के साथ पेरियोडिसिटी शो कर रही हैं, वो सब देखना रहेगा। इसके साथ साथ छोटी मोटी डेफिनेशन जो हमारी रहेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है ना, इन सारे टर्म्स के बारे में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये सारी चीज़ें क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर का मैंने एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन तुमको दे दिया है। सेकेंड जो चैप्टर आपका रहेगा वो रहेगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। आसपास जो कुछ भी हमारे है सब कुछ है एक मैटर। मैटर बनता है कंपाउंड से या मॉलिक्यूल से। ठीक है।
मैटर बनता है बेसिकली कंपाउंड से, और कंपाउंड बनता है मॉलिक्यूल या एलिमेंट के रेपिटेशन से। तो जब भी कोई दुनिया में मॉलिक्यूल बनता है तो उस मॉलिक्यूल को बनने के लिए दो एटम आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू होल्डेड होते हैं, और जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये दोनों होल्डेड रहते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे पैदा होता है, क्यों पैदा होता है, और क्या दुनिया के सारे मैटर में या सारे मॉलिक्यूल्स में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है, अगर डिफरेंट डिफरेंट है भी तो कौन कौन से हैं। तो इसी चीज़ के बारे में, इसी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। छोटी मोटी बातें तुमको पता होगा, जैसे कि बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड कई तरीके के होते हैं। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हो। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड भी एक होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम सेकंड चैप्टर। अब आते हैं हम अपने थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखो, इस दुनिया को अलग अलग नज़रिए से देखा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले हम अपने आसपास की चीज़ों को देखना मैंने शुरू किया। अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन का पैरामीटर सेट करते हैं हम अपने दिमाग में। मान लो मैंने अपने क्लासिफिकेशन के पैरामीटर में कलर सेट कर लिया, तो कलर के बिहाफ पे मैं अब सब कुछ भूल गया, सिर्फ कलर देख रहा हूँ कि हाँ भाई ये दीवार क्रीम कलर की है, जस्ट पीछे वाली रेड है, मेरी टी शर्ट ब्लैक है, जिस टेबल में मैंने उस टाइम इसको रख रखा है ये ऑरेंज है, ये ब्लू है। तो सब चीज़ें कलर के बिहाफ पे देख रहा हूँ मैं। ऐसे ही और भी कई तरीके के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। तो इन्हीं क्लासिफिकेशन में एक मैनर होता है एसिड, बेस और सॉल्ट का। दुनिया में हमारे आसपास जो कुछ भी मौजूद है, चाहे हम उसको खा सकें या जो भी हो, आइदर उसमें एक एसिड का बिहेवियर होगा, कोई भी मैटर हो, या तो उसमें एक एसिड का बिहेवियर होगा, या तो उसमें एक बेस का बिहेवियर होगा, या फिर वो एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा। सॉल्ट्स में भी कैटेगरी होती है कि कई बार क्या होता है कि जो सॉल्ट है वो स्लाइटली एसिडिक रह गया, स्लाइटली बेसिक रह गया। कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्ट मिलना बहुत मुश्किल है। NaCl को हम कहते हैं, बट उसमें भी कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि एसिड ज़्यादा, एसिड का एसिडिटी ज़्यादा था, बेस का बेसिसिटी ज़्यादा था। कॉमनली बोल देते हैं उसको हम कि न्यूट्रल है, बट ऐसा होता नहीं है। तो इस तरीके से दुनिया का हर मैटर जो है एसिड, बेस और सॉल्ट के बिहाफ पे क्लासीफाई किया जा सकता है। एसिड्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे सोर इन टेस्ट होते हैं, और किसी भी सब्सटेंस का, मोस्ट ऑफ सब्सटेंस का कोरोजन कर सकते हैं, और केमिकल रिएक्शंस में यूजुअली H+ देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में वहीं पे पढ़ेंगे। तो एसिड, ऐसे बेस जो होता है उस वो OH- देता है, जिसको हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। और जब भी एक एसिड और एक बेस आपस में कंबाइन होता है तो उससे बनता है सॉल्ट। अब ये सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है और स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक हो सकता है। थोड़ा सा फंडा मैं यही क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे मान लिया एक है एसिड, ठीक है, एक है एसिड और एक है बेस। अब मान लिया एसिड जो है वो ज़्यादा तगड़ा है, तो बनना तो इससे सॉल्ट ही है। लेकिन क्योंकि इसमें एसिड तगड़ा था और बेस थोड़ा सा हल्का पड़ रहा था उसके सामने, तो ऐसे में जो सॉल्ट बनेगा वो स्लाइटली एसिडिक होगा, एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। ये चीज़ अगर बेस के एंड से तगड़ी होती तो उसको हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं। दोनों बराबर तगड़े या दोनों बराबर खराब होंगे तो न्यूट्रल। आई थिंक फंडा समझ में आ रहा होगा। और पढ़ाई का मतलब यही है कि वो लॉजिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थर्ड चैप्टर तक मैंने डिस्कस किया, स्टडी ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। फोर्थ चैप्टर, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल, एक मिनट, केमिस्ट्री। ये कौन सी बला है यार, बहुत सारे लोग 10th 11th 12th सब पास हो जाते हैं, जानते ही नहीं एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, हम कोई एक मैटर लेंगे, ध्यान समझ लेना, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं गंवाना है। हम कोई एक मैटर ले लेंगे या मैटर का सैंपल ले लेंगे। अब उस सैंपल को हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू गो थ्रू करेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उस सैंपल पे, और फाइनली धीरे धीरे पता लगाएंगे कि वो जो मैटर है, वो वो जो भी कंपाउंड है, उसमें किन किन एलिमेंट का कंपोजिशन है। क्या वो हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है, क्या वो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन से बना है,
और अगर इन तीनों से बना है तो उसमें ऑक्सीजन का क्या रेशियो है, सल्फर का क्या रेशियो है। कुल मिला के हम मैटर का कंपोजिशन पता करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टडी और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके। इस तरीके की जो भी स्टडी होती है उसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिसिस कर करके देखते हैं ना। तो ये हो गया हमारा फोर्थ चैप्टर। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ चैप्टर पे। फिफ्थ चैप्टर का हमारे नाम है मोल कॉन्सेप्ट्स, मोल कॉन्सेप्ट्स एंड स्टोइकियोमेट्री, एंड स्टोइकियोमेट्री। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है जानना। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है सर, वो भी बता दीजिए। तो वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन तुरंत नहीं, थोड़ा बाद में, क्योंकि उसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है, धीरे धीरे बात करेंगे उस पर। मोल कॉन्सेप्ट्स, पहला वर्ड क्या है हमारा भाई? मोल कॉन्सेप्ट्स। मोल कॉन्सेप्ट 12 चीजों के सेट को हम कहते हैं दर्जन। यूजुअली फल वगैरह लेते हैं तो 12 पीस एक डिसेंट अमाउंट है, दर्जन का नाम दे दिया, ठीक है भाई। 5 किलो आलू को हम एक लंबर बोलते हैं, यूजुअली 5 किलो आलू एक डिसेंट अमाउंट है। बट क्या हो अगर हम बहुत छोटे छोटे एटम्स, एटम्स एक बहुत छोटी चीज़ होती है, मॉलिक्यूल से बहुत छोटी चीज़ होती है, इनको कंबाइन करके एक डिसेंट अमाउंट में पिक करना चाहें, तो क्या वो 10-12 एटम या 500-600 एटम से काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। एक बहुत लार्ज संख्या होती है जिस, हालांकि उस वो जो एग्जैक्टली नंबर है वो उसके पीछे तो पूरी लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिसको हम एक डिसेंट अमाउंट में पिक कर सकते हैं, उसको कहते हैं मोल, बिल्कुल दर्जन की तरह। और एक मोल में जो संख्या निर्धारित की गई है, दर्जन में 12 पीस को कहा गया है, इसे मोल में किया गया है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या 23 एटम्स, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है। इतने सारी संख्या, इतने सारे मेंबर को कलेक्टिवली हम जो है वन मोल कहते हैं, समझिए ना। तो उसी से रिलेटेड स्टडी करनी है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं, वेट के आधार पर भी निकाल सकते हैं। जैसे तुमने सुना होगा एटॉमिक मास, जैसे कि हमने मान लो कभी ना कभी सुना होगा कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है। तो 23 क्या भैया, सोडियम का एटॉमिक मास 23 मतलब क्या कि एक सोडियम का हम एटम पिक करते हैं, उसको तराजू पे रखते हैं तो वो 23 ग्राम का होता है। अरे भैया वो एटम है, 23 ग्राम का कहाँ हो सकता है एक एटम? एक्चुअल में वो जो वेट दिया गया है 23 ग्राम, वो कलेक्टिवली 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स सोडियम के, इतने ढेर सारे एटम्स को हम कलेक्टिवली एक साथ रखते हैं तो उसका मास आता है 23 ग्राम। मतलब कि जो एटॉमिक मास होता है उसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, एक मोल का वेट होता है हमेशा वो। जैसे ग्लूकोज का मोलर मास आता है 180, तो उसका मतलब ये कि अगर हम ग्लूकोज का एक मोल कलेक्ट कर लें, एक मोल, तो उसका मास होगा 180 ग्राम, ये मीनिंग है। तो ये हो गया मोल कॉन्सेप्ट, सेकेंड वर्ड। उससे भी ज़्यादा तगड़ा, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है। आई होप यार, एक बार बताऊंगा, ठीक है, एक बार बताऊंगा, एक बार में जानकारी ले लेना, बार बार वाला हिसाब ना रखना, वीडियो पूरा देखना। अगर यहाँ तक देख सकते हो तुम 15 मिनट की वीडियो, तो तुम पूरी भी देख सकते हो। तो स्टोकियोमेट्री क्या है, बड़ा सवाल। स्टोकियोमेट्री क्या है बताता हूँ। यूनिटरी मेथड का नाम सुना है? बस केमिस्ट्री में यूनिटरी मेथड लगाने को ही स्टोकियोमेट्री कहते हैं। थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं हम, तब समझाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हाँ C6, कलर चेंज कर लेता हूँ, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। बैलेंस कर देते हैं, इधर 6 लगा देते हैं, और हाइड्रोजन इधर 12, इधर 6 लगा देते हैं। ऑक्सीजन देख लेते हैं कितने हो गए, इधर 6 कार्बन तो 6 कार्बन, इधर कितने ऑक्सीजन है भैया, 6 2 8, और इधर कितने हैं 6, 6 दूनी 12 और 6 18। तो 18 ऑक्सीजन करने के लिए 6 तो पहले से ही यहाँ पे हैं, देखो इस जगह पे 6 तो पहले से ही हैं। इधर हमको चाहिए 12, तो 12 के लिए 6 इधर लगा दिया, ठीक है, अभी बैलेंस हो गया। अब अगर ध्यान से देखते हो, जिसको मैं हटाता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, तो इसके आगे इस समय लिखा हुआ है 1, इसके आगे लिखा हुआ है 6, और इसके आगे लिखा हुआ है 6, इसके आगे लिखा हुआ है 6। बस इन्हीं नंबर के खेल को ही हम स्टोकियोमेट्री कहेंगे, समझते हैं। ये जो रेशियो, मतलब जो ये नंबर्स है ना, 1 6 6 6,
ये अ काइंड ऑफ रेशियो की इंफॉर्मेशन दे दे रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम 1 मोल ग्लूकोज लेंगे और 6 मोल ऑक्सीजन लेंगे, 6 मोल ऑक्सीजन लेंगे, तो इनसे हमें रिसीव होगा 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल वाटर। अब यहाँ से बहुत टाइप के सवाल बन जाएंगे, जैसे कि मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सा, कि अगर हम 3 मोल ग्लूकोज लें तो हमें कितना मोल वाटर रिसीव होगा। तो 1 मोल ग्लूकोज से 6 रिसीव हो रहा है, तो 3 मोल से 18 होगा। तो कहीं ना कहीं काइंड ऑफ रेशियो सेटलमेंट है ये, जिसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे। सिर्फ ये चीज़ मोल पे ही नहीं, वॉल्यूम पे भी एप्लीकेबल होती है। और उसके अलावा अगर मास वगैरह निकालना होगा तो थोड़ा सा एक लंबा खेल करना पड़ेगा, वो हम इसी चैप्टर में ही सीखेंगे, यहाँ नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th चैप्टर, मतलब सॉरी हाँ 5th चैप्टर। अब हम आते हैं 6th चैप्टर, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस को अगर ध्यान से देखोगे तो ये 2 वर्ड से बना है। पहला वर्ड है इसमें इलेक्ट्रो, मतलब इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा वर्ड है लाइसिस। लाइसिस मतलब होता है, लाइसिस मतलब होता है टू ब्रेक, टू ब्रेक। तो हमने क्या किया, कोई सब्सटेंस लिया, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस लिया, मान लिया हमने ZnSO4 या ऐसा कोई भी सब्सटेंस लिया, और उसमें हमने क्या किया, कैथोड और एनोड कनेक्ट करके बैटरी से कनेक्ट करके जो हमारा कंपाउंड था उसको धीरे धीरे करके 2 डिफरेंट आयन में, केट आयन और एन आयन में ब्रेक कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। सिंपल सा मतलब इसका ही होगा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी ब्रेक डाउन, या फिर वी ब्रेक अ कंपाउंड, या फिर अ सॉल्ट। इस सॉल्ट या कंपाउंड को हम अगर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक करते हैं, जो कि यूजुअली अपने आप ब्रेक नहीं होते हैं, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत जगह यूजफुल है यार ये, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, इन सब चीज़ों में हम ये सारा फिनोमेना इलेक्ट्रोलिसिस के बिहाफ पे डिफाइन है। इवन मेरे भाई, अगर आज तुम डिफरेंट डिफरेंट मेटल का सेवन करो, जैसे एल्यूमिनियम, पता करना, एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, गूगल सर्च कर लेना। वर्ल्ड वॉर से पहले एल्यूमिनियम जो था वो सोने से महंगा था, बहुत मुश्किल था। तो बाद में जब मेटल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस आया, मेटल को धीरे धीरे हम लोग एक्सट्रैक्ट करना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते थे, लेकिन एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल था। तो धीरे धीरे बहुत सारी प्रोसेसेस हमको पता चली, इससे मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम को भी एक्सट्रैक्ट करता है, वो तो एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, हॉल्ट एंड हेरोल्ड प्रोसेस। बाकी बहुत सारे ऐसे भी मेटल हैं जिनको हमें अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प लेनी पड़ती है, अदरवाइज हम वो मेटल्स यूज़ ही ना कर पाते। ठीक, तो ये हो गया हमारा 6th चैप्टर। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने 7th चैप्टर पे। 7th चैप्टर हमारा है मेटलर्जी। मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी की स्पेलिंग में मुझे नहीं ध्यान है, शायद मैं सही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मेटलर्जी मतलब क्या होता है। मेटलर्जी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर हम मेटल का एक्सट्रैक्शन सीखेंगे। मेटल एक्सट्रैक्शन, कि एक मेटल जब रॉ फॉर्म में ज़मीन के अंदर पड़ा रहता है, ओर के फॉर्म में, मिनरल्स या ओर के फॉर्म में, तो वहाँ से वो एक प्योर मेटल, जो कि हम अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नेचुरली जो घर में बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि घर में जो लोहा और ये सब पड़ा होता है, जैसे ज़मीन के अंदर कहीं ऐसे ही पड़ा था लोहे की रॉड, धीरे धीरे इंसान ने कलेक्ट कर करके इकट्ठा कर लिया, और फिर टाटा ने इसे इकट्ठा करके बेचना चालू कर दिया। नहीं भैया, ज़मीन के अंदर चट्टानों के साथ मिक्स्ड फॉर्म में मौजूद था। तो बहुत लंबी चौड़ी मेहनत के बाद वो जो है ओर से, यानी मिनरल से प्योर मेटल बन पाया है। और इस पूरी प्रोसेस में जो हमें इंफॉर्मेशन काम आई है, वो आई है कौन सी स्टडी, मेटलर्जी। तो यहाँ पर मेटलर्जी का सीधा सीधा मतलब हो गया कि हम इस चैप्टर में जो है मेटल कैसे अपने रॉ फॉर्म से, यानी मिनरल से प्योर मेटल तक का जो उसका सफ़र है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि हमारा है 8th चैप्टर। 8th चैप्टर क्या है भाई, 8th चैप्टर जो हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। अब देखिए, यहीं पे हम इसको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर मान सकते हैं, और या फिर कलेक्टिवली एक चैप्टर मान सकते हैं। इसमें कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन से चीज़ के बारे में हमें पढ़ना रहेगा, कौन कौन से कंपाउंड्स के बारे में। एक तो पढ़ना रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, एक पढ़ना रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो H2SO4।
किंग्स ऑफ एसिड कौन सा एसिड को कहा जाता है, मालूम है आप में से किसी को? अगर मालूम है तो वीडियो पॉज करके वो कमेंट में लिखने की कोशिश करें, अगर पता है तो। ठीक है, और जो लास्ट हमारा कंपाउंड रहेगा वो रहेगा अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। अमोनिया और नाइट्रिक एसिड को इसलिए एक साथ पढ़ा दिया गया कि दोनों नाइट्रोजनस कंपाउंड है, दोनों में नाइट्रोजन पाया जा रहा है, तो इन दोनों को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। किंग्स ऑफ एसिड बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, जबकि ज़्यादा एसिडिक, ज़्यादा जो कोरोजिव नेचर है वो HCl का है, बट फिर भी जो है किंग्स ऑफ एसिड जो है हम H2SO4 को बोलते हैं। ऐसा क्यों है, सोचा है कभी? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि किंग बनने के लिए बेस्ट होना ज़रूरी नहीं है, ये गलत बात है। किंग होने के लिए बेस्ट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर तुम जंगल में भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा ताकतवर तो हाथी है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज तो चीता है कि नहीं? सबसे ज़्यादा दिमाग वाला तो लोमड़ी, यानी लोमड़ी या क्या बोलते हैं उसको, अभी भेड़िया, लेकिन इसके बावजूद भी राजा शेर है। तो किंग बनने के लिए सबसे तेज नहीं होना चाहिए, सबसे यूजफुल होना चाहिए कि सारी क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर मौजूद हो, तुम हर जगह इस्तेमाल हो सको। तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 एक ऐसा एसिड है बच्चों जो लगभग लगभग आप जब पढ़े होगे या अभी भी अगर आप ध्यान दोगे तो लगभग लगभग कोई भी मोस्ट ऑफ केमिकल्स के प्रिपरेशन के लिए, मोस्ट ऑफ केमिकल्स को बनाने के लिए, मोस्ट ऑफ प्रिपरेशन के लिए हम जो है H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। H2SO4 का यूज़ करके हम बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाते हैं। तो क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाने में होता है, इसलिए इसको हम लोग जो है किंग्स ऑफ एसिड के नाम से जानते हैं। जबकि HCl जो है वो बस बहुत ज़्यादा एसिडिक है, यूजफुल बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम इसको किंग्स ऑफ एसिड नहीं कहते। एक और बात, H2SO4 क्या हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड कहलाएगा या कहीं हाइड्रोजन सल्फेट भी कहलाएगा? इस बारे में डिस्कशन बाद में करते हैं, इंटरेस्टिंग बात है ये। तो ये तीन जो मैंने आपके सामने कंपाउंड लिखे हैं, इन तीन कंपाउंड को हम तीन अलग चैप्टर के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को हम अलग चैप्टर के रूप में जान सकते हैं, जैसे कि ये, इसको हम कह सकते हैं 8th चैप्टर, इसको हम कह सकते हैं 9th, और इसको कह सकते हैं 10th। इस तरीके से आप देख सकते हो, या फिर इसी को आप कलेक्टिवली एक चैप्टर मान लो, वो आपके ऊपर है। तो अगर ये 10 चैप्टर हो गए तो अब हम बढ़ते हैं अपने 11वें चैप्टर की तरफ। और 11वां चैप्टर हमारा काफ़ी बड़ा चैप्टर होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ एक और बात, जैसे जब स्टडी ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे तो इनमें हम खाली कुछ बातें ही जानेंगे हर कंपाउंड के बारे में। वो कंपाउंड कहाँ कहाँ पाया जाता है, उस कंपाउंड को बनाया कैसे जाता है, वो कंपाउंड किन किन, उनका फिजिकल नेचर क्या क्या है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या क्या देते हैं। पांचवी बात, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस जो हैं वो पढ़ना है। बस यही हमारा हर गैस का कहानी है, मतलब हर कंपाउंड स्टडी, हर स्टडी ऑफ कंपाउंड का यही कहानी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे लोगों से पूछो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो बोलते हैं कार्बन या हाइड्रोकार्बन की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसका लेना देना लिविंग थिंग्स है, या जो लिविंग थिंग्स से डराइव होने वाली चीज़ें हैं उनकी पढ़ाई है। इसीलिए तो इसको एक अलग ब्रांच बनाया गया है यार। सिर्फ कार्बन क्या एक अलग ब्रांच क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि कार्बन बहुत टैलेंटेड है। अरे टैलेंटेड तो बहुत सारे एलिमेंट है, सबका अपना अपना प्रॉपर्टी है। यूरेनियम कितनी बेहतरीन बेहतरीन प्रॉपर्टी है, उसको तो एक चैप्टर नहीं दे दिया गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक डिफरेंट, एक अलग जगह इसलिए दी गई केमिस्ट्री में क्योंकि ये वो केमिस्ट्री है जिसका लेना देना लिविंग थिंग्स है मेरे भाई। हम जो खाते हैं, हम जो निकालते हैं, सब लिविंग, वो सब ऑर्गेनिक है। और भगवान ने जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें बनाई हैं उन सभी को कार्बन और हाइड्रोजन के सुई धागे से मिला है। क्यों कार्बन और हाइड्रोजन से ही सिला है उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, सभी कर लेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या, वही तो देखना है ना। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सबसे लास्ट हो गया प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री समझ ही रहे हो, जो भी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ केमिस्ट्री पढ़नी रहेगी। ये हो गया हमारा 12 चैप्टर जिनके बारे में हमें, जिन 12 चैप्टर को हमें इस साल पढ़ना है। हम सारे चैप्टर में अच्छा खासा समय लेंगे, टाइम के साथ सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कोई जल्दी नहीं है मुझे। तुम्हें हो सकती है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। काम करता हूँ मैं पहले डेटा ऑफ करने के चक्कर में यार वीडियो ही कट गई पूरी। ये लो, चलो कोई नहीं, ऐसे ही मर्ज कर दूंगा, तुम लोग तो समझदार आदमी हो ही, देख ही लोगे। हाँ भाई,
तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं और ध्यान से इन सब बातों को समझ ही लिया होगा तुमने। तो देख ही लिया, 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर में हमें पढ़ना है। और अब इसके बाद बात आती है जो हमारी, वो आती है किस चैप्टर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से कम क्वेश्चन आएंगे। तो पहली बात, मार्क्स किसका कितना आ रहा है उससे तुम्हें मतलब होना नहीं चाहिए। अगर है तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, नहीं मतलब होना चाहिए। जब एग्ज़ाम पास आ जाएगा तब मतलब होना चाहिए, अभी मतलब नहीं होना चाहिए। अभी सिर्फ पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर तुम एक आइडिया लेना चाहते हो कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आता है, तो ये आप पेज देख सकते हो। हाँ, ये एक पेज तुम देख सकते हो। इसमें तुमको रफली आइडिया लग जाएगा कि हर साल जो चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं वो एक बराबर नहीं आते हैं, अलग अलग आते हैं। किसी साल किसी चैप्टर से ज़्यादा आता है, किसी साल किसी चैप्टर से ज़्यादा आता है। जैसे इसमें देखो कलर वाइज दिखाया गया है। ये सारे हर कलर एक इंडिविजुअल चैप्टर को इंडिकेट कर रहा है। ऊपर 2018 यानी 2018 का पैटर्न है और नीचे 2019 का है। तुम कंपेयर कर सकते हो कि हर साल क्वेश्चंस का जो अमाउंट है, क्वेश्चन का जो मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड है चैप्टर वाइज, वो अलग अलग है। ठीक है। तो ये 12 चैप्टर का जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया है, आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे भाई और मेरी बहन। बस अब अच्छे से पढ़ना है, पहली वीडियो है ये। और ध्यान रखना, अगर यहाँ तक तुमने वीडियो देख लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने भी कुछ सीख लिया है, मैंने भी कुछ सिखा दिया है। इसमें तुम्हारा और मेरा दोनों लोग का फायदा होगा। थैंक यू, कल मिलते हैं।